आ गई लतिका। हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत, 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिंडी भी तो सस्ती नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठा कर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें ही उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाए कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहां फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी समझ गई। नहीं तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहां से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई और फिर, अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की। घर की हालत तो देख रहे हो ना आप, हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सके। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं, ना मैं भी तैयार नहीं हूँ। अरे भगवान पर भरोसा रख, देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है। बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है, क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। अब ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है, खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी, तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान कहाँ कर फंस गई, कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए, हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में। हाँ हाँ जी, आ तो जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं नहीं, वो तो अभी नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा, वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तभी उसे एक आइडिया आया। रितिका ये लो 100 रुपए, तुम वहाँ सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहाँ से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तुम इसी जगह मिलना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं, फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूं, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ। और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ही सब्जी लाने भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड पैक करा लाएंगी। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं।
वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर, बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ, रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और रितिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन, भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे हैं। भाभी एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें। नहीं नहीं माँ जी जान ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन। अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहरा देती हूँ। फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ ललित रचित, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है। माँ हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने रितिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल प्लेट में, जल्दी कर। अगले ही पल लतिका और रितिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए रितिका। भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा, घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी। ना ना ना, नहीं बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी। और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात रितिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी। ममता, ओ ममता, अरे जल्दी आ, देख बारिश आने वाली है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी आ। आई माँ जी। ये है सरला और ममता। सरला ममता की सास थी। दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास था और ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में मुश्किल से बस 50 घर ही थे। सरला के पति नेपाल सिंह एक किसान थे, पर एक दिन बिजली गिरने की वजह से नेपाल सिंह और उनके बेटे कमलेश की मौत हो गई। फिर ममता और सरला ने खेती बाड़ी का काम संभाल लिया और बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, हे भगवान, पता नहीं तूने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हुआ माँ जी। कितनी मुश्किल से तो फसल पककर तैयार हुई थी और अब ये बिन मौसम की बारिश कहीं फसल को खराब ना कर दे। भरोसा रखो माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, अब तो उनका ही सहारा है। सरला और ममता ने खाना खाया और सोने के लिए जमीन पर ही अपने अपने गद्दे लगा लिए। उन दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिंदगी जीने के लिए दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। ममता और सरला की आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज की वजह से उन दोनों की नींद टूट गई। तभी सरला ने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर, अरे ये तो कोई लड़की है। माँ जी देखो, इसके सिर से खून निकल रहा है। चल ममता, इसे अंदर ले चलते हैं। सरला और ममता उस लड़की को झोपड़ी के अंदर लेकर आ गए। उसकी सांसें चल रही थीं पर उसे होश नहीं था। पूरे 2 दिन बाद उस लड़की को होश आया और फिर, ज्यांगती गोशे। हैं? क्या बोली? शेषे। माँ जी ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोले जा रही है। शे वातर वातर। अच्छा माँ जी, ये पानी मांग रही है। अच्छा तो शेषे क्या कर रही है? सीधे पानी बोलना। माँ जी हो सकता है कि इसके गांव में पानी को शे बोलते हो। सरला ने उस लड़की को पानी दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने नम आंखों से कहा, शीशे। ये शीशी मांग रही है क्या? नहीं माँ जी, वो हाथ जोड़ रही है, लगता है धन्यवाद बोल रही है। अरे वो तो ठीक है, पर इससे बात कैसे करें? कैसे पूछें कि ये कौन है और कहां से आई है? सरला और ममता को आपस में बात करते हुए देख यांग सुन समझ गई थी कि उसके होने से वो दोनों परेशान हो रही हैं। फिर उसने कहा, वो हुई जोधा। अरे मेरी माँ, हिंदी बोल, तेरी तो कोई बात समझ नहीं आ रही हमें।
माँ जी, मुझे लगता है कि ये चीन से है और इसकी भाषा भी वहीं की लग रही है। पानी पीने के बाद वो लड़की बिस्तर से उठी और चलने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर में गहरा घाव था। वो चल नहीं पाई और वहीं गिर गई। तभी सरला ने उसे सहारा दिया। अरे अरे, रुको रुको, तुम्हारे पैर में चोट है, पहले ठीक हो जाओ फिर चली जाना। सरला और ममता ने उसे सहारा देकर आराम से लिटा दिया। उस लड़की ने फिर से उन दोनों के सामने हाथ जोड़े और कहा, शीशे शीशे। हाँ हाँ, शीशी शीशी, तुम आराम करो शीशी। माँ जी, उसका नाम शीशी नहीं है। अब तुम इधर देखो, मैं ममता और ये मेरी सास है सरला। ममता ने अपनी सास के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उसकी ये बात यांगसुन को समझ आ गई और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यांगसुन, चाइना। सरला और ममता अब समझ गए थे कि यांगसुन चाइना से आई थी, मगर ना तो यांगसुन को हिंदी आती थी और ना ही सरला और ममता को चाइनीज। लेकिन प्रेम की भी तो एक भाषा होती है। उसी दिन से सरला और ममता उसका बहुत ख्याल रखने लगे और धीरे धीरे ममता उसे हिंदी भी सिखाने लगी। एक दिन जब ममता और सरला खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि यांगसुन ने सबके लिए खाना बना रखा था। अरे वाह, यांग ने खाना बनाया है। अरे हाँ सच्ची, पर ये है क्या? माँ जी, ये मंचूरियन चाउमीन है। क्या बात है, चलिए माँ जी खाकर देखते हैं। अरे पर ये किसी मांस वांस से तो नहीं पकाया ना? सरला की बात सुनकर यांगसुन और ममता हंसने लगे। फिर चाउमीन खाते ही ममता ने कहा, अरे वाह, क्या स्वाद है। कितना बढ़िया है ना माँ जी? सच में, मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। सरला और ममता ने यांगसुन को गले से लगा लिया। उसने टूटी फूटी हिंदी भी सीख ली थी और फिर एक दिन उसने सरला को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरा नाम यांगसुन है। वहां चाइना में मेरे डैड, मतलब मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बुरे आदमी को बेच दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं वहां से भाग निकली और फिर मैं भागते भागते यहाँ पहुंच गई। यांगसुन के बारे में ये सब जानने के बाद सरला ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब उस दिन वो पहाड़ के ऊपर जो लोग घोड़े पर आए थे वो इसी की तलाश में थे। अब हम क्या करेंगे माँ जी, अगर वो लोग यहाँ तक पहुंच गए तो? नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, हम चले जाएंगे यहाँ से और जाकर शहर में रहेंगे, फिर कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, लेकिन हम शहर में रहेंगे कहाँ और वहां गुजारा कैसे होगा? ममता ने जायज सवाल उठाया था। तीनों सोचने लगे और फिर यांगसुन ने कहा, माँ जी, मेरे हाथ का मंचूरियन चाउमीन आपको कैसा लगता है? ये लो, हमें यहाँ टेंशन खाई जा रही है और तू बात कर रही है मंचूरियन खाने की। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको मंचूरियन चाउमीन अच्छा लगा तो हम शहर में उसे बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। ममता और सरला को यह आइडिया पसंद आया। सरला ने अपने जेवर गिरवी रखकर एक दुकान किराए पर ली और फिर तीनों ने मिलकर मंचूरियन चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। यूं तो शहर में कई ठेले थे, पर यांगसुन के हाथों में अलग ही स्वाद था जो लोगों को बहुत भाया। धीरे धीरे ममता और सरला भी वैसे ही चाउमीन बनाने में माहिर हो गई और फिर गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। फिर एक दिन, माँ जी, ममता दीदी जरा यहाँ आइए। हाँ बताओ, क्या हुआ? ये देखिए कैसा लग रहा है। ममता और सरला ने ऊपर देखा तो उनकी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सास बहू की मंचूरियन चाउमीन। साथ में ममता और सरला की फोटो भी लगी हुई थी, जिसे देखकर ममता और सरला की आंखों में आंसू आ गए और फिर सरला ने रुंधे गले से यांगसुन की तरफ झुकते हुए कहा, शीशे शीशे। हाँ, लोग अपने बच्चों के नाम पर दुकान का नाम रख लेते हैं। ममता मेरी बहू है तो तू आज से मेरी बेटी।